नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे। पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, इस रिवीजन सीरीज का आज थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, जो पूरा पीरियोडिक टेबल था वो वन शॉट में कंप्लीट किया था। सेकेंड लेक्चर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पार्ट 1 किया था। और आज का जो लेक्चर है इसमें रहेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, वॉन डेर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस, ये सारी चीजें पढ़ी थी। पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ी थी। अब ये जो आज है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पार्ट 2, तो इस पार्ट 2 में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। और इस तरह से हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। ये वीडियोस केवल रिवीजन वीडियोस हैं और मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करना है। अगर आप बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको पहले से कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप अभी ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएंगे, जिसमें अगर केवल आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो 2 घंटे का एक लेक्चर, जिसमें बहुत डिटेल में डीप में जाके बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं, वो वीडियोस भी मेरे अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं, ज्यादा कोई टाइम इधर उधर का वेस्ट नहीं करना है। बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी, आप तीनों में से कोई भी नाम बोलो, तीनों ही नाम सेम है, कोई इनमें फर्क नहीं है। अब ये होता क्या है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी? देखो, इसको ऐसे समझो कि मान लो एक कोई एटम है और वो एटम गैसियस एटम है। कंडीशंस हैं, ध्यान रखना, गैसियस एटम है और गैसियस के साथ साथ आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड गैसियस एटम से आपको 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। जैसे मान लीजिए ये जो मैं पेन पकड़े हूं, ये अगर एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इससे जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उस एनर्जी को ही बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक कोई M है और M कैसा है? ये गैसियस है, गैसियस के साथ साथ ये आइसोलेटेड है और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो माइनस हमने कर दिया इसमें से इलेक्ट्रॉन। बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बन जाएगा M प्लस और गैसियस। ऐसा करने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बच्चों जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोला जाता है। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक चेंज है। फटाफट फटाफट सारे पॉइंट आपके रिवाइज हो जाएंगे। ये एंडोथर्मिक चेंज है। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखते हैं तो यहां पर लिखा जाता है माइनस एनर्जी। ये एंडोथर्मिक को लिखने का तरीका होता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती तो यहां पे प्लस एनर्जी लिख देते। बच्चों, यहीं पर आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा H, और डेल्टा H का साइन क्या होगा? अगर यहां पे माइनस एनर्जी लिखा है तो डेल्टा H लिखा जाता है पॉजिटिव। अगर मान लो यहां पे प्लस एनर्जी लिखा होता तो डेल्टा H लिखा जाता निगेटिव, उल्टा लिखा जाता है। तो ये जो डेल्टा H आया है, इस डेल्टा H को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए एंडोथर्मिक इसको बोलेंगे। तो यही डेल्टा H की वैल्यू आ गई पॉजिटिव और इसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन को समझने के बाद कुछ बातें जरा हमें और समझनी है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि विच इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन एनर्जी या विच इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन एंथैल्पी
और इस तरह से 5 ऑप्शन दिए हैं, आपको पता करना है कौन सा सही होगा। तो देखो कंडीशन समझना, एक तो जो एटम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, साथ ही साथ गैसियस कंडीशन में होना चाहिए। ठीक, तो जरा चेक करते हैं। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सॉलिड लिखा हुआ है, गैस कंडीशन में लिखा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लिक्विड लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में गैस तो लिखा है बट ये आइसोलेटेड नहीं लिखा, और ये आइसोलेटेड एटम बोला गया था। मैंने बोला था आइसोलेटेड एटम। यहां पे देखो मैंने M लिखा है, M2 ऐसे नहीं लिखा, M3 ऐसे नहीं लिखा। तो आइसोलेटेड, पूरी बात यहां मैं लिख देता हूं, आइसोलेटेड एटम। एटम का मतलब सिंगल, एक लिखा हो केवल। तो देखो जरा, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है। अब जरा यहां पे देखो, ये गैस भी है और आइसोलेटेड एटम भी है, एटम लिखा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा सही। यहां पे देखो गैस है, आइसोलेटेड है, मतलब सिंगल, अकेला एक एटम लिखा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हो गए, 4th एंड 5th। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन इस तरह से लिखा मिले कि विच हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और 4 ऑप्शन दिए, 3, जैसे मैंने यहां पे 3 दिए, इसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा गया है, तो आपको बस यही वैल्यूज देखनी है, इसके माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। माइनस का मतलब, यहां पे माइनस का मीनिंग सिर्फ इतना है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई थी। ठीक, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है, आपको बस ये वैल्यूज कंपेयर करनी है, 500, 700, 200। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 700। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। माइनस साइन से कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, केवल नंबर देखना, जिसमें नंबर सबसे बड़ा लिखा हो वही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें ध्यान देने हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, ध्यान दीजिए। ये आयनाइजेशन एनर्जी पे ही बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहला एक कॉन्सेप्ट है कि टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, चाहे आप बोल दो आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट है कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी। कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी, ये भी बच्चों होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको समझ में आया? इसका मीनिंग है कि आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम, टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम, कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा। एक और बच्चों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है तीसरा, और ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये भी होता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। चौथा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर, ये भी आपको बताना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। एक पांचवा और एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, ये भी आपको बताना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। एक छठा कॉन्सेप्ट और यहां पे बताना है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये भी बताना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, और एक सातवां कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा ध्यान रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी जनरली होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं या थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, नीचे छुप रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये जनरल कॉन्सेप्ट हैं, इक्का दुक्का बीच बीच में एक्सेप्शंस तो केमिस्ट्री में होते ही होते हैं, तो एक्सेप्शंस की बात अलग है। नॉर्मली अगर जनरली देखा जाए तो यही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। जैसे ये देखो, एक साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक, और ये एबीसी 3 लोग दिए गए हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पता दी गई है, इस तरह से लिखी हुई है। पहले जरा इसमें ये चेक करो कि लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है। इस क्वेश्चन में लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने आपसे बोला था माइनस साइन से कंफ्यूज मत होना, जो नंबर सबसे छोटा है वही लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 80 किसकी है, बी की, तो लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बी की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एबीसी एलिमेंट्स हैं, इनमें जो बी है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लीस्ट है, इसलिए बी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, बी में कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, बी में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सबसे ज्यादा होगा, बी में मेटेलिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, बी में रिड्यूसिंग पावर, अगर ये मेटल है तो बी में रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, अगर ये मेटल है तो बी की रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी, एंड अगर ये मेटल है तो बी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं जिसमें कोई एक रिएक्शन दी हो और यहाँ पे वैल्यूज दी हो, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम, ये सारी चीजें उसमें उतनी ही होती हैं ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज आपका हो गया है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखिए, अब जरा ध्यान से देखो, अगर m से m प्लस ऐसे बन रहा हो तो यहां पे बच्चों जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। m प्लस से m प्लस 2 बन रहा हो तो इसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। m प्लस 2 से m प्लस 3 बन रहा हो तो इसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और m प्लस 3 से m प्लस 4 बन रहा हो तो इसको बोलते हैं फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, थर्ड और भी ज्यादा होती है, फोर्थ और भी ज्यादा होती है। इसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जो स्क्रीन पे आपको ENC लिखा हुआ दिख रहा है, ये बच्चों है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है। आगे मैं देख लेता हूं अगर कोई क्वेश्चन है, नहीं है तो यहां पे जरा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मान लो आपको 3 कन्वर्जन दिए गए, एक मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, एक था Al और Al से बना Al प्लस, एक था Al प्लस और इससे बना Al प्लस 2, एक था बच्चों Al प्लस 2 और इससे बना Al प्लस 3। ठीक, और इस रिएक्शन में मान लो पूछा गया कि विच विल रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी और विच विल रिक्वायर हाईएस्ट एनर्जी। इनमें पूछा गया कि इसमें कौन सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसको होगी, किस कन्वर्जन के लिए। तो देखो जरा, यहां पे जब Al से Al प्लस बन रहा है तो इसको बताएंगे ये IE1 है, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ये Al प्लस से Al प्लस 2 बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि ये IE2 है। और यहां Al प्लस 2 से Al प्लस 3 बन रहा है तो ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। IE1, IE2, IE3, इनमें किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, IE3, यानी कि अगर इसमें मैक्सिमम पूछा जाता तो आंसर होता Al प्लस 2 से Al प्लस 3। ये पॉइंट भी क्लियर आपको हो गया है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो बच्चों, अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं
कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी के वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के ही क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ, ये देखो अभी बताया था, मतलब ऐसे जिसमें m से m प्लस बनेगा, उनमें आपको पता करना है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है किसकी कम। तो बच्चों यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगेगा उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पहला कॉन्सेप्ट लगेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये लगाना जिसमें शेल का नंबर सबसे कम, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा बताना, जिसमें शेल का नंबर ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम बताना। इसके बाद जो बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये तब लगाएंगे जब शेल का नंबर मान लो इक्वल इक्वल आ गया। पहले जो भी एलिमेंट्स थे उनमें शेल का नंबर देख लेना, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। शेल का नंबर देखने से आपको पता चल जाएगा कि जिसमें शेल का नंबर सबसे कम, आयनाइजेशन एंथैल्पी बता देना ज्यादा, जिसमें शेल का नंबर ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बता देना कम। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे दे दिए जाएं जिनमें शेल का नंबर बराबर बराबर दिया हो, तब क्या करोगे? तो उस कंडीशन में एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब शेल का नंबर इक्वल इक्वल हो उन लोगों में। फिर से सुन लो, ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगाना है, मैं लिख भी दे रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट केवल उनमें यूज करना जिनमें शेल का नंबर इक्वल इक्वल है, जिनमें शेल का नंबर इक्वल इक्वल है। ठीक, लेकिन बच्चों यहीं पर एक आपको एक्सेप्शन भी ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी एक्सेप्शन पे ही बने हैं। एक्सेप्शन में आपको ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड ए ग्रुप, जिसको कि ग्रुप 2 भी बोलते हैं, ये आप बताना ज्यादा किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड ए ग्रुप से। थर्ड ए का मतलब है ग्रुप 13। एक और एक्सेप्शन ध्यान रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फिफ्थ ए, बच्चों फिफ्थ ए का मतलब है ग्रुप ऑफ 15, और ये ज्यादा बताना किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, ये था फिफ्थ ए और यहां पे आ जाएगा 6a, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 6a। 6a का मतलब हो गया ग्रुप 16। तो ये दो एक्सेप्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इन एक्सेप्शन को समझने के लिए अगर मैं यहां पे लिख दूं कि सेकेंड ए की ज्यादा थर्ड ए की कम, तो देखो ये अभी जो मैंने बोला था कि सेकेंड ए ज्यादा थर्ड ए कम, इसका मतलब बेरिलियम की ज्यादा बताना, बोरॉन की कम बताना, जैसे मैग्नीशियम की ज्यादा बताना, एल्यूमिनियम की कम बताना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे लग गया, यहां पे कॉन्सेप्ट लग गया सेकेंड ए में ज्यादा थर्ड ए में कम, क्योंकि बेरिलियम सेकेंड ए में आता है, बोरॉन थर्ड ए में आता है, मैग्नीशियम सेकेंड ए में आता है, एल्यूमिनियम थर्ड ए में आता है। इसी तरह से नाइट्रोजन में ज्यादा, ऑक्सीजन में कम, फास्फोरस में ज्यादा, सल्फर में कम। यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, यहां पे कॉन्सेप्ट लगा कि फिफ्थ ए की ज्यादा, 6a की कम। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखने। इतनी सी बात से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं जरा आगे। इन ग्रुप एंड इन पीरियड क्या होता है, जरा इस पे भी अब ध्यान देना है। आई का मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों जो ग्रुप होते हैं उनमें ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि टॉप टू बॉटम, ग्रुप में आपको ध्यान रखना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, घटती है। ठीक, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं,
जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो है वो ग्रुप 13 का है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में। वहां पे आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है। मैं यहां पे एक एक्सेप्शन लिख रहा हूं, एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन है आपका ग्रुप 13 में। यहां पे क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां पे बहुत इरेगुलर ऑर्डर आता है। इरेगुलर ऐसे, यहां पहले करती है डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। एक ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों एक एक्सेप्शन और आपको ध्यान रखना है ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 में एक्सेप्शन क्या है, जरा इस पे ध्यान दो। ग्रुप 14 में आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो टिन और लेड की पोजीशन को आपस में चेंज करना है, पहले करना है लेड और फिर करना है टिन। तो एक एक्सेप्शन ये यहां पे याद रखना था। मैं जरा टिन की पोजीशन को हाईलाइट कर रहा हूं, टिन यहां पे होना चाहिए था लेकिन इसको लेड के बाद बताना। तो ये दो एक्सेप्शन मेन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं पीरियड में। तो बच्चों पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो यहां पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको एक्सेप्शन जो अभी पीछे के पेज पे बताया था वही एक्सेप्शन ध्यान रखना है। एक्सेप्शन है सेकेंड ए ग्रुप की ज्यादा बतानी है, थर्ड ए ग्रुप की कम, और एक एक्सेप्शन है फिफ्थ ए की ज्यादा बतानी है, सिक्स ए की कम। तो ये दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है। अगर इतनी बातें आपने समझ ली हैं तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चंस में ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए हैं। जरा बच्चों आते हैं इस क्वेश्चन पर। 2024 का क्वेश्चन है, आपको चार लोग दिए गए थे। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा धुंधला है बट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं ये लिख दे रहा हूं। आपको दिए गए थे, एक दिया था बच्चों Li, एक दिया था Be, एक दिया था B, एक दिया था C और एक दिया था N। इसमें करेक्ट ऑर्डर पूछा गया था आयनाइजेशन एंथैल्पी का। पहले जरा चेक करते हैं ये लोग कहां पे हैं, किस जगह पे हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड 2 की अगर हम बात करें तो बच्चों पीरियड टू में देखो एक सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, पहले आता है Li, फिर आता है Be, फिर आता है B, फिर आता है C, फिर आता है N। ये ऑर्डर मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं ग्रुप लिखूं तो ऊपर लिख रहा हूं मैं ग्रुप। देखो अगर ग्रुप की हम बात करें तो लिथियम ये आता ग्रुप 1 में, बेरिलियम ग्रुप 2 में, इसके बाद या 1 2 की जगह में फर्स्ट है सेकेंड है, जो पुराना मेथड था जरा उस तरह से लिख दे रहा हूं। ये आ गया फर्स्ट ए, ये सेकेंड ए, ये आ गया थर्ड ए, ये आया फोर्थ ए और ये आया फिफ्थ ए। ठीक, अभी अभी मैंने क्या बोला था, अभी अभी मैंने बोला था कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते जाओ, लेकिन सेकेंड ए ग्रुप की थर्ड ए से ज्यादा बताना, फिफ्थ ए की सिक्स ए से ज्यादा बताना। तो सेकेंड ए की थर्ड ए से ज्यादा, फिफ्थ ए की सिक्स ए से ज्यादा। बच्चों जरा चेक करो, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको बताना है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेकिन जो एक्सेप्शन है क्या था, जो सेकेंड ए है इसकी ज्यादा होती है थर्ड ए से, और जो फिफ्थ ए है इसकी ज्यादा होती है सिक्स ए से। तो सिक्स ए वाला तो कोई है ही नहीं। तो जरा देखो यहां पे ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर यहां पे बन गया, ध्यान से देखिए, आगे जाने पे इंक्रीज कर रही तो सबसे कम कौन आया, Li,
Li से ज्यादा कौन आया? अब Li से ज्यादा Be नहीं, Li के बाद कौन आ गया? B। B से ज्यादा कौन आया? B से ज्यादा आया Be। तो मैंने यहां पे लिख दिया Be। ये Be वही था जो एक्सेप्शन था, Be आ गया यहां पर। फिर देखो Be से ज्यादा कौन हो जाएगा? C, और C से ज्यादा कौन हो जाएगा? N। यही हमारा आंसर हो गया, LIBBECN। LIBBECN ये सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ था। LI से ज्यादा B, से ज्यादा B, से ज्यादा C, से ज्यादा N, यही हो गया आंसर। समझ में आ गई होगी बात आपको। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। 2019 का क्वेश्चन है, जो आपके पास, आप सबके पास PYQ होंगे, उसमें चेक कर लेना। इससे पहले वाला क्वेश्चन ये आपको 2024 में लिखा हुआ मिलेगा नीट में, और ये वाला क्वेश्चन 2019 में लिखा हुआ मिलेगा नीट में। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है, कौन कौन लोग दिए हैं? ध्यान से देखो, यहां पे हमको दिया गया था Li दिया है, Be दिया है, B दिया है, C दिया है, N दिया है, O दिया है, F दिया है, एंड Ni दिया है। इन लोगों में ऑर्डर पता करना था। ठीक, पता करते हैं भाई। ये सारे लोग कहां पर आते हैं? ये सारे लोग बच्चों आते हैं पीरियड 2 में। अब पीरियड 2 में जरा इनके ग्रुप लिख लेते हैं एक बार, ताकि कोई हमें कंफ्यूजन ना रहे। ग्रुप बच्चों, लिथियम कहां आता है? लिथियम आता है फर्स्ट ए, बेरिलियम सेकेंड ए, बोरोन थर्ड ए, कार्बन फोर्थ ए, नाइट्रोजन फिफ्थ ए, ऑक्सीजन 6A, फ्लोरीन 7th ए, एंड नियोन आ गया 0 ग्रुप में, या इसी को बोलते हैं ग्रुप 18। थर्ड ए को ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 ऐसे भी बोला जाता है, ये आपको पता होगा। अभी कॉन्सेप्ट क्या सीखा था हमने? कॉन्सेप्ट ये सीखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो आगे जाने पे इंक्रीज करती जाएगी, कर देंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या बताया था? जरा एक्सेप्शन लगा दो। एक्सेप्शन बताया था सेकेंड ए ग्रुप की ज्यादा बतानी है थर्ड ए से, यानी Be की पोजीशन आ जाएगी B के बाद। इसके बाद एक एक्सेप्शन बताया था फिफ्थ ए की ज्यादा होती है 6A से, यानी कि N की पोजीशन आ जाएगी O के बाद। बस, और तो कोई एक्सेप्शन बताया नहीं। तो देखो बच्चों, पूरा ऑर्डर कैसे बना, पूरा ऑर्डर ध्यान से देखना। पहले क्या आया? Li से ज्यादा, ये तो यहां आ गया, Li से ज्यादा B, B से ज्यादा Be, Be से ज्यादा C, C से ज्यादा N नहीं, N तो यहां आ गया, तो C से ज्यादा O, O से ज्यादा ये N उठ के यहां पे आ गया N, इसके बाद N के बाद उससे ज्यादा हो गया F, और सबसे ज्यादा हो गया Ni। एक बार चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में इस तरह से लिखा है। LIBBCN, यहां पे ये गलत हो गया। LIBBECCONFNE, ये ऑर्डर देखो पूरी तरह से मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन, Li से ज्यादा B से ज्यादा Be से ज्यादा C से ज्यादा O से ज्यादा N से ज्यादा F, और सबसे ज्यादा Ni। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिला के इतना ध्यान रखना है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। दो एक्सेप्शन है, सेकेंड ए की ज्यादा होती है किससे? थर्ड ए से, एंड फिफ्थ ए की ज्यादा होती है किससे? 6A से। फिफ्थ ए को ही ग्रुप 15, 6A को ही ग्रुप 16 भी बोलते हैं, थर्ड ए ग्रुप को ही ग्रुप 13 भी बोला जाता है। बच्चों, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। Among the elements with which electronic configuration, with following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? ये लोग जो आपको दिए गए हैं, इसमें पूछा है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन दिए हैं। मैं जरा चारों ऑप्शन एक बार साफ साफ लिख रहा हूं। पहले में दिया था Ni, ऐसे लिखा था, और Ni के बाद लिखा था 3s2 3p2,
सेकेंड ऑप्शन में लिखा था AR, और AR के बाद लिखा था 3D10, उसके बाद 4S2 4P3, इसके बाद थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ था Ne, और यहां पर लिखा है 3S2 3P1, और फोर्थ ऑप्शन में बच्चों लिखा हुआ है Ne, और इसके बाद ये 2009 में आया था क्वेश्चन, Ne, और उसके बाद 3S2, और ये आ गया 3P3। आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं जो दुनिया भर के ऊट पटांग क्वेश्चन लगा रहे हैं, इस कोचिंग का मॉड्यूल, उस कोचिंग का मॉड्यूल, यहां के क्वेश्चन, वहां के क्वेश्चन, सब पछताओगे, सब पछताओगे, बता रहा हूं। पेपर केवल उतना बनेगा जितना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी जितना बताती है, उससे बाहर ना एक भी क्वेश्चन आज तक बना है और ना कभी बनेगा। तो ऊट पटांग जो लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी समय है, सुधर जाओ, ऊट पटांग क्वेश्चंस लगाने बंद कर दो, टू द पॉइंट बस उतना पढ़ो जितने टाइप के पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए जितना एनसीईआरटी में लिखा है। फालतू पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, केवल अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सही बता रहा हूं, बाद में पछताओगे। और ऐसे समझो, नीट का जब रिजल्ट आता है तो नीट के रिजल्ट में, और अरे नीट छोड़ो, जेई का रिजल्ट हो चाहे नीट का हो, सबसे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं कौन? 12th, जो उसी साल जिन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया होता है वो बच्चे, जो तुरंत स्कूल से स्कूल किया, बोर्ड एग्जाम दिया फरवरी मार्च में, और तुरंत नीट या जेई का एग्जाम दिया, वो सिलेक्ट होते हैं। क्यों सिलेक्ट होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको फालतू की चीजें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला होता है, वो केवल अपनी एनसीईआरटी पढ़ के आए होते हैं। और इसीलिए ज्यादातर वही बच्चे, आप ऑल इंडिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई रैंक देख लो, टॉप 100 अगर देखोगे तो टॉप 100 में 99 बच्चा या 90 प्लस बच्चा ऐसा होता है जो 12th का बच्चा होता है। वो इसीलिए क्योंकि वो केवल एनसीईआरटी पढ़ के आया है, आपकी तरह दुनिया भर के मॉड्यूल और वो ये सब करके नहीं आया। तो ऊट पटांग चीजें पढ़नी बंद कर दो, टू द पॉइंट पढ़ो, केवल पीवाईक्यू आपके पास हो, प्रीवियस ईयर में जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जितना लिखा है वो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। समझाना मेरा काम था, आपको समझ में आया अच्छी बात, नहीं समझ में आया और अच्छी बात, सिलेक्ट फिर होने वाले नहीं हो। मुद्दे पे आते हैं, आपको पता करना है, इसमें पूछा गया था हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। भैया जी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी में देखो, मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको लिखवाए थे कुछ, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ये देखो, ये रहा कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। चाहे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो या क्वेश्चन में केवल आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा हो, वो एक ही बात है, एक ही बात है। तो बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। सबसे पहले ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, और उसके बाद जिनमें शेल का नंबर इक्वल इक्वल है उनमें लगाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। बस इन दो बातों से ही आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस साथ में ये एक्सेप्शन भी आपको ध्यान रखना है। जरा अपने उसी क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। ये तो हो गया था, ये हो गया था, ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट जो बताए, मैं यहां पे भी बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि जिन लोगों में शेल का नंबर इक्वल इक्वल हो उनमें कर देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। बच्चों, जल्दी से यहां पर नंबर ऑफ शेल पता करते हैं। शेल का नंबर पता करने का तरीका पिछले वीडियो में सिखाया था, फिर बता दे रहा हूं। एसपीडीएफ के पहले जो नंबर लिखे होते हैं, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर हमें दिखाई देता है वही नंबर होता है शेल। इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3, तो इसके पास है 3 शेल। इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर है 4, तो इसके पास है 4 शेल। इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर है 3, तो इसके पास है 3 शेल। इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3, तो इसके पास भी है 3 शेल। अब आपसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी गई है। ध्यान दीजिए, मैं यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिख रहा हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल का मतलब है
शेल का नंबर जिनमें कम, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। इसका मतलब 3 वालों में होगी ज्यादा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन कॉमा, सेकंड नहीं, सेकंड में तो 4 थे, फर्स्ट ऑप्शन कॉमा, थर्ड ऑप्शन कॉमा, और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ज्यादा, एंड सेकेंड ऑप्शन वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सबसे कम। पहले इतनी बात समझो, सेकेंड वाले की सबसे कम क्यों है? क्योंकि सेकेंड वाले में शेल का नंबर सबसे ज्यादा है, 4 शेल, और शेल का नंबर जितना ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम। मान लो इस क्वेश्चन में हाईएस्ट ना पूछा गया होता, और मान लो इस क्वेश्चन में पूछा गया होता लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे कम किसकी है? बच्चों अगर लीस्ट पूछते तो आंसर हो जाता सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि 4 शेल की वजह से सेकेंड वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी सबसे कम। लेकिन लीस्ट नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया हाईएस्ट, तो हाईएस्ट अब इन 3 में से किसी एक की होगी। तो इसके लिए इन तीनों में जरा पता करो एटॉमिक नंबर कितना कितना है, क्योंकि इसमें भी 3 शेल, इसमें भी 3 शेल, इसमें भी 3 शेल, देखो ये भी 3 शेल, ये भी 3 शेल, और ये भी 3 शेल। तो जिनमें शेल का नंबर बराबर है उनमें कॉन्सेप्ट लगाना आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब बच्चों इन 3 में एटॉमिक नंबर चेक करो। पहले वाले का एटॉमिक नंबर देखो कितना होगा। एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका, एनी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 10 में 2 और जोड़ दिए, 10 2 12 और 2 14, यानी कि जो पहला वाला है इसका एटॉमिक नंबर हो गया 14। जरा तीसरे वाले का देखते हैं, एनी का एटॉमिक नंबर होता है 10 में हमने ये 2 जोड़े और ये 1 जोड़ा, तो 10 2 12 और 1 13। थर्ड वाले में एटॉमिक नंबर आ गया 13। अब जरा इसमें देखते हैं, एनी का एटॉमिक नंबर 10, 10 में 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा, तो 10 2 12 और 3 15, इसका आ गया एटॉमिक नंबर 15। यहां पे देखो आपको बात समझ में आ गई, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा। तो इनमें जब आपस में कंपेयर करोगे तो 15 वाले 4 की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सबसे ज्यादा, 14 वाले की कम, एंड 13 वाले की और भी कम। और ये तो हम सबसे पहले ही अलग कर चुके हैं। तो फाइनल आंसर आया हमारा इस तरह से। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता तो ये हो जाता। अब इसमें पूछा था हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो हाईएस्ट किस में आई? 4th में। आंसर हो गया ये वाला। सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। और इसी एक क्वेश्चन को मैंने इतने मन से, इतने प्यार से, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दोबारा आए तो अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, लीस्ट पूछा जाता तो सेकंड हो जाता, पूरा ऑर्डर पूछते तो 4 1 3 2 ऐसे हो जाता, और हाईएस्ट पूछा है तो फिर 4th वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, with which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy? इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लोएस्ट सबसे कम पूछी गई है। तो अभी अभी जो मैंने तरीका बताया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं एक काम कर रहा हूं, सारे ऑप्शन लिख रहा हूं, इसमें सबसे कम पूछी है, लोएस्ट, लीस्ट पूछी। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 1s2 2s2 2p3। दूसरा ऑप्शन है 1s2 2s2 2p5 3s1। तीसरा ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6, एंड चौथा ऑप्शन है 1s2 2s2 2p5। एक बार मैं चेक कर लूं, आवाज वगैरह सब जा रही है? आवाज जा रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दिए गए हैं 4 लोग। अब इन 4 लोगों में आपको पता करना है कि लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था बाबू, वही कॉन्सेप्ट घुसेड़ो अपने दिमाग में। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? कॉन्सेप्ट बताया था, पहला कॉन्सेप्ट,
आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, और दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था जिन लोगों में शेल का नंबर बराबर बराबर, उनमें क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अरे भाई साहब, हर क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। ठीक, जरा चेक करते हैं शेल का नंबर। पहले वाले में देखो सबसे बड़ा नंबर है 2, तो इसके पास आ गए 2 शेल। इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर 3, तो इसके पास आ गए 3 शेल। इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर 2, तो इसके पास आ गए 2 शेल। और इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर 2, तो इसके पास आ गए 2 शेल। भैया जी, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिसमें शेल का नंबर सबसे ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। शेल का नंबर सबसे ज्यादा है 3 और लोएस्ट पूछी है, तो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का आंसर यही हो गया, सेकेंड ऑप्शन। समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहा गया है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ही बात है। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, पहले लिखा था बेरिलियम और फिर लिखा था बी। ठीक, और ये वैल्यूज दी गई हैं, अलग अलग वैल्यूज दी हैं। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यूज रटी नहीं जाती, ना 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 ना, ऐसा गजब ना कर देना कि आप वैल्यूज रटना शुरू कर दिए ना, गलत बात। आपको केवल ये देखना है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा या किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, बस हो गया काम। देखो जरा, बेरिलियम, बेरिलियम कहां आता है, बेरिलियम आता है सेकेंड ए में। बोरोन, बोरोन कहां आता है, थर्ड ए में। और हम ये वाला एक्सेप्शन बाबूजी पढ़ चुके हैं। क्या एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड ए इज मोर देन थर्ड ए। इसका मतलब बेरिलियम में वैल्यू आएगी ज्यादा और बोरोन में वैल्यू आएगी कम। आपको चारों ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पहली वैल्यू ज्यादा और दूसरी वैल्यू कम लिखी हुई हो। जरा चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 8.29, 8.29, अरे 8.29, 8.29, ये तो दोनों वैल्यू बराबर लिखी हैं। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था 8.29, 8.29, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर बराबर है। सेकेंड ऑप्शन में था 9.32, 9.32, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बराबर हैं। हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पहली वैल्यू ज्यादा और दूसरी वैल्यू कम लिखी हुई हो। ओके, जरा थर्ड ऑप्शन देखते हैं बच्चों। थर्ड ऑप्शन में पहला लिखा था 8.29, 9.32, ये कम ये ज्यादा, ना 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 ना, गलत बात। हमें ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें पहले ज्यादा बाद में कम हो। जरा फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहला लिखा है 9.32, 8.29। ओ भाई ये देखो 9.32 ज्यादा है, 8.29 कम है। पहली वैल्यू ज्यादा दूसरी वैल्यू कम, पहली ज्यादा दूसरी कम, यही तो हमको चाहिए था। आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी अब आपसे गलती नहीं होगी। वैल्यूज रटना मत शुरू कर देना बच्चों, आपको बस कम ज्यादा चेक करना और कुछ नहीं करना था। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुरू हो रही है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स थे, वो मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे होते हैं कंप्लीट। इतने से ही आपका काम हो जाएगा। और एक बात, नीट से पहले पहले पूरे सिलेबस के 100% वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और नीट में जो 45 क्वेश्चन आएंगे आपके केमिस्ट्री में, आप सारे के सारे 45 क्वेश्चन यही जो वीडियोस अब प्रोवाइड कर रहा हूं, आज तीसरा वीडियो है, इससे पहले अभी केवल 2 वीडियो दिए हैं रिवीजन के नाम पे। आज रिवीजन का तीसरा वीडियो है। सारे वीडियोस बहुत संभाल के सेव करके रखना, ठीक। और आप देख लेना, पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियोस से मिलेंगे 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 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे?
क्योंकि मैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए कोई ऊट पटांग क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा हूं। दुनिया भर के ये डेटा ये क्वेश्चन फलाना क्वेश्चन, ना 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 ना। जितना सिलेबस है और जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं केवल वही करवा रहा हूं। जिस बच्चे ने अब तक भी केमिस्ट्री में कुछ भी ना पढ़ा हो, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, आप नीट से पहले ये रिवीजन वीडियो सारे बहुत कायदे से देख लेना। केमिस्ट्री में 45 में 45 क्वेश्चन सही करवाऊंगा आपके, इतना भरोसा रखना। और वीडियोस ये सब यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगे, आप नीट का एग्जाम देके आना और सारे वीडियोस में चेक कर लेना। जो क्वेश्चन वीडियो में ना मिले मुझे आप बताना कि सर फलाना नहीं मिला, ये नौबत नहीं आएगी। आप खुद बोलोगे सर 100% क्वेश्चन आपकी रिवीजन वीडियो से मिले। क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी में जितना सिलेबस आपका है और एनटीए ने जितना सिलेबस नीट के लिए प्रोवाइड कराया है, मैं बस उतनी ही मतलब की बात बता रहा हूं, बेड़ा पार हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। इसके बाद आते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या आपको लिखा मिल सकता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आखिर ये है क्या? देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बना कैसे, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर मैं इसको तोड़ दूं, अगर मैं इसको तोड़ूं तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए, आसान सी भाषा में लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन के लिए। और एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब है बच्चों अफेयर। और अफेयर क्या होता है? ओ अफेयर तो तुम में से भाई सबको पता होगा। अफेयर क्या होता है? लव, प्यार, मोहब्बत। तो अफेयर क्या है? अफेयर हो गया लव। अच्छा एक बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुमको आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन तुम्हारे इसके कॉन्सेप्ट एकदम पक्के वाले क्लियर होंगे। अरे गुरु अच्छे से पहचानता हूं तुम लोग को, तो ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे एकदम पक्के हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लव, और भैया जी जब लव किया जाता है, प्यार किया जाता है, तो बड़ा पैसा खर्च होता है। अरे भाई किसी को घुमाने ले जाओगे, पिज्जा खिलाओगे, बर्गर खिलाओगे, पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? अरे वही ये डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन के लिए लव, मान लो हम लोग जब प्यार करते हैं तो पैसा खर्च करना पड़ता है, मूवी दिखानी पड़ती है, शॉपिंग करानी पड़ती है, पैसा खर्च होता है। तो वैसे ही जो एटम्स हैं इनके साथ क्या है? अब एटम के पास पैसा तो है नहीं, एटम के पास होती है एनर्जी। तो जैसे हम लोग का पैसा खर्च हुआ वैसे एटम की खर्च हुई एनर्जी। एनर्जी खर्च हुई मतलब एनर्जी रिलीज हुई। तो जरा ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है आइसोलेटेड टर्म इस्तेमाल करना है, गैसियस टर्म इस्तेमाल करना है। जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को किसी इलेक्ट्रॉन से, माना कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को किसी इलेक्ट्रॉन से प्यार हो गया, प्यार हो गया, तो ये चाहेगा कि ये इसके नजदीक रहे, और नजदीक रखने के लिए ये एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एटम जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इससे शादी कर लेता है, एटम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर शामिल कर लेता है, और ऐसा करने में एटम की जितनी एनर्जी खर्च हो जाती है, जैसे हमारा जितना पैसा खर्च हुआ था वैसे एटम की जितनी एनर्जी खर्च हो जाती है, इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि ये है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कि एक कोई एलिमेंट मान लो ए है और ये एक कोई है आइसोलेटेड एटम। कंडीशन ये है कि बच्चों ये गैस कंडीशन में है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन किया। जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये बन गया ए माइनस और गैस। और ऐसा करने में मैंने बोला जितनी एनर्जी रिलीज होती है, भैया जी जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक। तो यहां पर ये एक्सोथर्मिक चेंज है, एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब यहां पर लिखा जाएगा प्लस हीट या प्लस एनर्जी, कुछ भी आप लिख सकते हो।
ये एक्सोथर्मिक को लिखने का तरीका है। ऐसे प्लस एनर्जी लिख देते हैं तो बच्चों डेल्टा एच क्या लिखेंगे, डेल्टा एच अभी पीछे भी आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी समझाया था, अगर यहाँ पे प्लस है तो डेल्टा एच निगेटिव लिखा जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो डेल्टा एच पॉजिटिव लिखते, तो प्लस है तो डेल्टा एच लिखेंगे निगेटिव, ये आ गया डेल्टा एच निगेटिव। और बच्चों इस डेल्टा एच को बोलेंगे फर्स्ट, अरे पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी आई, निगेटिव। लेकिन बच्चों यहां पर अगले पेज पे तो नहीं बताना था, नहीं वो अलग पॉइंट है, इसी पेज पे आते हैं अभी। यहां पे अब आपको एक बात और समझनी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू तो होती है नेगेटिव, लेकिन फर्स्ट के बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती हैं, जैसे कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनमें ये साइन बदल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा कर रहा हूं छोटा ताकि बोर्ड पे थोड़ी जगह और मिले मुझे। देखो अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, नोट, जैसे मान लो O है, ठीक, तो O ये गैसियस कंडीशन में है, जब पहला इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बनाएगा O माइनस, ठीक। इस कंडीशन में तो बच्चों आप लिखोगे कि ये एक्सोथर्मिक हो रहा है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब यहां पे लिखेंगे प्लस एनर्जी, और प्लस एनर्जी तो जरा डेल्टा एच देखते हैं क्या लिखेंगे, डेल्टा एच यहां पर लिखा जाएगा निगेटिव, और डेल्टा एच हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान से देखना बच्चों, बट अब ये जो O माइनस था, इस O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो बना O माइनस 2, ठीक। यहां पर कहानी उल्टी हो जाती है, अब एक्सोथर्मिक नहीं, यहां पर आपको बताना है एंडोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे चल रही है, ध्यान देना। अब आपको एंडोथर्मिक बताना है, और एंडोथर्मिक का मतलब यहां पे लिखना है माइनस एनर्जी। तो जब डेल्टा एच आप लिखोगे तो यहां पर डेल्टा एच आ जाएगा पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, इसको ध्यान रखिए बहुत ज्यादा कायदे से, ये डेल्टा एच कहलाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव, और इसको बोलेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये होती है पॉजिटिव। अगर आपसे पूछा जाए, एक बार पूछा भी गया है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों हो जाती है, तो आप इसकी वजह बताएंगे कि जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें O माइनस में ऐड हुआ, तो ये जो माइनस चार्ज है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पहले से आ चुका है, इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स की वजह से ऐसा होता है। जो माइनस बन गया है, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन पहले आ चुका है, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लगता है, उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए यहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है, ठीक। बच्चों कुछ एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी हैं, ध्यान रखना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती तो निगेटिव है। ऑक्सीजन में भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ही पॉजिटिव आती है। ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये आपको थोड़े से याद रखने हैं, देखिए। और ये जो मेन मेन एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं उन पे देखिए, एक आपको ध्यान रखना है बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, फर्स्ट FIRST फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे तो देखो जरा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती है, लेकिन इन लोगों में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव होती है। ऐसा बच्चों इसलिए होता है
क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल आता है, हाफ फिल्ड की वजह से यहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और इनर्ट गैस में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो इन लोगों में बेरिलियम मैग्नीशियम में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनर्ट गैस में कंप्लीटली फिल्ड हैं, नाइट्रोजन में कंप्लीटली हाफ फिल्ड हैं। तो कंप्लीटली फिल्ड कंडीशन हो या कंप्लीटली हाफ फिल्ड कंडीशन हो, इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और उसी की वजह से यहां पे ये कंडीशन इस तरह की बनती है। जैसे एक क्वेश्चन है, विच हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बच्चों अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में क्या माना जाता है, फर्स्ट ही माना जाता है। जैसे विच है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है, फर्स्ट सेकंड अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम अपने मन से ऐसे सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनमें से जरा ढूंढो क्या कोई दिया गया है, हाँ इनमें से नाइट्रोजन दिया गया है, तो यहां पर आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जो क्वेश्चंस हैं ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज, वो कैसे करे जाते हैं, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ईजीई बाद में ना कंफ्यूज हो जाना, ये ईजीई क्या था, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो फ्रॉम में एम की जगह डब्ल्यू कहां से आ गया भाई, तो ये हो गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, घटती है। लेकिन बच्चों दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हैं जो आपको ध्यान भी रखने हैं, वो कौन कौन से, एक तो ग्रुप 6A और इसी को बोलते हैं ग्रुप 16। ग्रुप 16 इसमें आपको ध्यान रखना है, यहां पे देखो आते हैं ऊपर से नीचे OSSETE एंड PO, तो ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीजेस, घटती है बताना। लेकिन बच्चों एक्सेप्शन ये है कि जो यहां पर O है इसकी पोजीशन आप बताना सबसे नीचे। ठीक, तो जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर यहां पे इस तरह से बना, देखिए ऑर्डर बन गया S, उससे कम SE, उससे कम TE, उससे कम PO और उससे कम O, इस तरह से। तो एक तो ये आपको ग्रुप 16 में एक्सेप्शन ध्यान रखना है। एक्सेप्शंस कुछ और भी हैं लेकिन हमें बहुत ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है, हमारे मतलब का जितना है उतना हमें अभी रिवाइज करना है। इसके बाद बच्चों एक और एक्सेप्शन आपको यहीं पे ध्यान रखना होता है और वो एक्सेप्शन है ग्रुप 17 में। यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रुप, ये स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ ठीक है आ रहा है, ग्रुप 17। ग्रुप 17 या इसी को बोलते हैं सेवंथ है। यहां पर देखो क्या होगा, ऊपर से नीचे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन, सफेद से लिखूंगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेडीन। यहां पर भी बच्चों ऊपर से नीचे जाने पे बताना डिक्रीजेस। डिक्रीजेस क्या डिक्रीजेस, अरे जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। यहां पर एक्सेप्शन है फ्लोरीन जो है इसकी पोजीशन क्लोरीन के नीचे बताना। मतलब ग्रुप 17 में बच्चों जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर इस तरह से बनेगा, यहां पर सबसे ज्यादा बताना क्लोरीन, क्लोरीन से कम बताना फ्लोरीन, उससे कम बताना ब्रोमीन और उससे कम बताना आयोडीन और उससे भी कम बताना एस्टेडीन। तो ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 में ये जो एक्सेप्शन है कायदे से ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों पीरियड, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज, लेकिन इसमें इंक्रीज का मतलब ये नहीं कि जीरो ग्रुप यानी कि ग्रुप 18 को सबसे ज्यादा बता दो, ना 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 ना, सबसे ज्यादा नहीं बताना है। यहां पर अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर देखें तो देखो कैसे आएगा, और इसको ऐसे समझ लो जिन पे गोले लगे हैं उनको छोड़ दो, वो एक्सेप्शनल केस हैं। सेवंथ ए ग्रुप जो है
इसमें बताना है सबसे ज्यादा, उससे कम बताना है 6A में, उससे कम बताना है, इसको छोड़ना है, जिन पे गोले लगे उनको छोड़ दो, उससे कम बताना है 4A में, उससे कम बताना है 3A में, उससे कम बताना है 3A के बाद, उससे कम अब बताना है 5th में। देखो पहले हमने 5th को छोड़ दिया था, 7th, उससे कम 6A, उससे कम 4A, उससे कम 3A, और उससे कम अब यहां पे बताना है 5th, उससे कम बताना, अब कौन कौन बचा, फर्स्ट, सेकेंड एंड 0, उससे कम बताना फर्स्ट ए में, उससे कम बताना सेकेंड ए में, और सेकेंड ए एंड 0 ग्रुप में लगभग बराबर बराबर बताना, क्योंकि दोनों में ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बोला जाए, या बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इनमें 0 मानते हैं, तो वो लगभग बराबर आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक, तो ये तरीका आपको अप्लाई करना होगा। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, आगे मैं देखता हूं क्वेश्चन। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, तो पहले जरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझो। कोई भी क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, उसको जो भी एलिमेंट्स दिए हों, सबसे पहले पीरियड की मदद से आंसर निकालना। पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, पहले ये वाला मेथड लगाना। ठीक, पहले ग्रुप वाइज अलग अलग कर लेना, और पहले कोई भी क्वेश्चन हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, पहले ये वाला मेथड लगाना, और फिर जिनमें ग्रुप नंबर इक्वल इक्वल आ जाए उनमें बाद में ये वाला ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट लगाना कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, जिसमें बच्चों ये 2 एक्सेप्शन अच्छे से ध्यान रखना, एक ग्रुप 16 वाला और एक ग्रुप 17 वाला, ये 2 एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने थे। ठीक, पहले कौन सा तरीका लगाना है, ये वाला, ध्यान रखना बहुत कायदे से। कोई भी क्वेश्चन हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इस मेथड से सबसे पहले सॉल्व करना है, ग्रुप देखना उसका कौन से ग्रुप का है, अगर ग्रुप इक्वल इक्वल आ जाए केवल उस कंडीशन में ये तरीका लगेगा, अदरवाइज इसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे जरा देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, which one of the following arrangement represents the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy। मैं आपको सारी बातों का मीनिंग भी बताता हुआ चलूंगा। लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले इसका मतलब समझो क्या है। देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव, कई बार होता है आपको क्वेश्चन की भाषा ही समझ में नहीं आती, लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है, इसका बच्चों मतलब होता है, अर्थात मैं आसान सी भाषा में लिख रहा हूं, दैट इज, इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। इसका मतलब है increasing order of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको बताना है। ठीक, फिर से समझ लो, अगर कहीं पर लिखा मिले लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव, तो लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक बच्चों, जरा ध्यान दो, हमारे पास कौन कौन लोग दिए गए थे, मैं जरा क्वेश्चन में जो दिए उनको लिख रहा हूं। क्वेश्चन में एक दिया था कार्बन, क्वेश्चन में एक दिया था कैल्शियम, क्वेश्चन में एक दिया था एल्यूमिनियम, क्वेश्चन में एक दिया था फ्लोरीन, और क्वेश्चन में एक दिया था ऑक्सीजन। इनमें आपको पता करना है, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की मदद से इनके ग्रुप नंबर एक बार जल्दी से लिख लेंगे। कार्बन कहां पर आता है, कार्बन आता है 4th ए में, जिसको ग्रुप 14 भी बोला जाता है। कैल्शियम कहां आता है, 2nd ए में, जिसको ग्रुप 2 भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम आता है 3rd ए में, जिसको कि ग्रुप 13 भी बोलते हैं। फ्लोरीन आता है 7th ए में,
जिसको ग्रुप 17 भी बोलते हैं। ऑक्सीजन आता है ग्रुप 6A में, जिसको कि ग्रुप 16 भी बोलते हैं। बच्चों, मैंने कहा था कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले ग्रुप वाले तरीके से ही सॉल्व करना। ये जो तरीका बताया था, जरा इस तरीके से इस ऑर्डर को एक बार मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। मैंने क्या ऑर्डर बताया था? मैंने ऑर्डर बताया था, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं क्योंकि जो क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे इधर लिख ही लिया है। मैंने बच्चों ऑर्डर आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि 7th A सबसे ज्यादा बताना, 6A उससे कम बताना, इसके बाद कौन आया था? 5th A को छोड़ दिया था, 4th A बताना, फिर 3rd A बताना, फिर बताया था 5th A बताना, फिर बताया था 1st A, फिर बताया था 2nd A, और ये लगभग इसके बराबर बता देना 0 ग्रुप। तो ये ऑर्डर अभी हमने लिखा था। भैया जी आप इसको फॉलो करना, आंसर आएगा। ठीक, जरा चेक करते हैं। तो सबसे ज्यादा 7th है, तो 7th A की तरह देखो कौन है? 7th A की तरह है फ्लोरीन, तो यहां पर फ्लोरीन की होगी सबसे ज्यादा। फिर 6A से कम, सॉरी 7th A से कम 6A, 6A वाला कौन है? 6A वाला है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। उससे कम 4th A, 4th A वाला कौन है? 4th A वाला है कार्बन, तो इससे कम हो गया कार्बन। 4th A से कम 3rd A, 3rd A वाला कौन है? एल्यूमिनियम, तो हो गया एल्यूमिनियम। और 3rd A से कम 5th A, 5th A वाला कोई यहाँ पे है नहीं। 5th A से कम 1st A, 1st A वाला कोई है नहीं। उससे कम 2nd A, 2nd A वाला है कौन? कैल्शियम, तो लास्ट में आ गया कैल्शियम। चाहे ऐसे लिख दो और इसी को पलट के भी लिख सकते हो। कैसे? इधर से अगर लिख दें तो कैल्शियम, कैल्शियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, और उससे ज्यादा फ्लोरीन। जरा चेक करते हैं क्या किसी ऑप्शन में ऐसे लिखा है? Ca, Ca से ज्यादा Al, उससे ज्यादा C, उससे ज्यादा O, और उससे ज्यादा F। 4th ऑप्शन में बच्चों लिखा हुआ था। यही है हमारा आंसर। क्लियर हो गया? तो यही तरीका आप इस्तेमाल करना, कभी भी गलती क्वेश्चंस में नहीं होगी। आसान सा तरीका है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना दिया हुआ है। देखो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। एक ये भी पॉइंट याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ M+ इक्वल्स माइनस, यहां माइनस का साइन है, माइनस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ M। क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, तो Na+ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी थी। ठीक, और Na की आयनाइजेशन एंथैल्पी दी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ नहीं करना है, जो आयनाइजेशन एनर्जी दी है उसी में केवल माइनस का साइन लगाना है, तो 5.1 में केवल माइनस का साइन लगा देंगे, आंसर आ गया -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी इस मेथड से इसको सॉल्व करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों, which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the elements OSFCl। भैया जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव साइन लिखा है नहीं लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे पूछा गया था इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब कौन कौन लोग दिए हैं वो मैं साफ साफ लिख रहा हूं। एक दिया है O, एक दिया है S, एक दिया है F, और एक दिया है Cl। इन चार में आपको पता करना है, इन चार में बच्चों आपको पता करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना था? ग्रुप वाइज पता करना था। अभी मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कितनी बार बोल चुका हूं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ग्रुप वाइज सॉल्व करके आंसर बताना है, ग्रुप वाइज। और जिनमें ग्रुप नंबर इक्वल हो उनमें करना है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है,
केवल दो ये मेन एक्सेप्शन ध्यान रखना, एक ग्रुप 17 वाला और एक ग्रुप 16 वाला। ठीक, तो सबसे पहले ग्रुप वाइज सॉल्व करना था, तो आते हैं जल्दी से उसी क्वेश्चन पर बच्चों। जरा इनके ग्रुप नंबर लिख लेते हैं। ओ आता है किसमें, ग्रुप 16 में, या 6 से बोल सकते हो। सल्फर आता है ग्रुप 16 या 6 से बोल सकते हो। फ्लोरीन आता है 7th ए में या ग्रुप 17 बोल सकते हो। क्लोरीन भी आता है 7th ए में या ग्रुप 17 भी बोल सकते हो। और अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये 7th ए की लिखी थी ज्यादा और 6 ए की लिखी थी कम। अभी अभी पढ़ा, अभी मैंने पेज पीछे करके भी आपको बताया था। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 7th ए वाले जो लोग हैं यानी कि फ्लोरीन कॉमा क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ज्यादा और 6 ए वाले O कॉमा S की होगी कम। समझ में आया क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये 7th ए के हैं, ये 6 ए के हैं, 7th ए वालों की ज्यादा 6 ए वालों की कम। अब इनको अलग अलग पता करना है, तो इन दो को अलग अलग पता करना है, फ्लोरीन क्लोरीन। अरे भैया ये तो एक्सेप्शन है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में देखो एक्सेप्शन अभी बताया था। क्या एक्सेप्शन बताया था, ये देखो दिखा दे रहा हूं आपको, इसी बहाने रिवाइज भी हो जाएगा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन में देखो ये रहा एक्सेप्शन, क्लोरीन की होती है ज्यादा, फ्लोरीन की कम। और ऐसे ही ऑक्सीजन एंड सल्फर में देखो, सल्फर की होती है ज्यादा, ऑक्सीजन की कम, सल्फर की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम। क्लोरीन फ्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की कम। तो इसी एक्सेप्शन का यूज बच्चों इस क्वेश्चन में हुआ है। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की कम, और ऑक्सीजन एंड सल्फर में ज्यादा, ऑक्सीजन में कम। पूरा आंसर देखो क्या बना, पूरा आंसर बच्चों बन गया क्लोरीन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन उससे कम, सल्फर उससे कम, ऑक्सीजन उससे कम। ये आ गया हमारा आंसर। अब यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो, और इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कैसे, ओ से ज्यादा एस, उससे ज्यादा एफ और उससे ज्यादा सीएल। जरा चेक करते हैं क्या किसी ऑप्शन में ओ से ज्यादा एस से ज्यादा एफ से ज्यादा सीएल लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है, कहां लिखा है, सेकंड ऑप्शन में, ओ से ज्यादा एस उससे ज्यादा एफ और उससे ज्यादा सीएल। तो बच्चों इस तरह से जितने भी मेन पॉइंट हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में, वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो होते हैं खत्म। सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दी हैं। कोई भी ऊट पटांग क्वेश्चन मत लगाना, ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं आते बच्चों। मेन एनसीईआरटी में जितनी बातें लिखी हैं उतनी बातें अच्छे से समझनी है, उन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो होता है खत्म। पहले लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल रिवाइज किया था, लेक्चर नंबर 2 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पार्ट 1 किया था, और आज लेक्चर 3 है, इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पार्ट 2 किया है। ये जल्दी रिवीजन है। अगर कोई बच्चा बहुत डीप में, बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा पढ़ना चाह रहा है तो और भी वीडियोस मेरे डिटेल में अवेलेबल हैं, तो वो वीडियोस आप मेरे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक एक प्रॉपर्टी को 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे में बहुत सारे तरह के वैरायटीज के क्वेश्चन करवा के बहुत कायदे से उनको एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन मुझे लगता है उतने की जरूरत आपको नीट में नहीं है, इतना पर्याप्त है, इतने से काम चल जाएगा। ठीक, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सारे वीडियोस अच्छे से देखते रहो, नीट में कल्याण हो जाएगा, इतना मेरी बात पे भरोसा रखो। ठीक बच्चों, बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट। और अभी तो न्यू ईयर में 1-2 दिन हैं, और न्यू ईयर वाले दिन की जो क्लास होगी उस क्लास में कुछ बढ़िया सा धमाका करेंगे। अभी हाल फिलहाल बाय बच्चों, लव यू, बाय बाय।